Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is AC generator. आज के लेक्चर में हम theory of AC generator, that means expression for alternating EMF ये देखने वाले हैं. ओके, तो AC generator मतलब क्या होता है? What is generator? That generate electricity, that is known as generator. अब AC generator मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसमें करंट कैसा होता है? अल्टरनेटिंग, बिकॉज जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, दैट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ. सो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल. सो दिस टाइप ऑफ जनरेटर इज नोन एज एसी जनरेटर. अब एसी जनरेटर होता क्या है? देखिए, एसी जनरेटर जो आपने 9th या 10 में उसके बारे में देखा होगा, पढ़ाई की होगी, है ना. तो एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है, एंड दैट मैग्नेट इज रोटेटिंग अराउंड अ कॉइल. तो कॉइल वहां पर कैसे होती है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट. जैसे मैग्नेट रोटेट होता है, टरबाइन जैसे रोटेट होता है, उसके वजह से मैग्नेट रोटेट होता है. और कॉइल जो n पोल s पोल के बीच होती है, तो एज हॉर्सशू मैग्नेट रोटेटेड, there is continuously change in magnetic flux, that is magnetic field. So we know that according to laws of electromagnetic induction, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in the coil, तो उसके वजह से alternating EMF प्रोड्यूस होता है, मतलब इंड्यूस होता है. So corresponding alternating current हमें मिलता है. So this is AC generator. तो AC generator के अंदर EMF, उसके लिए इक्वेशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पर देखने वाले स्टूडेंट. तो लेट्स स्टार्ट थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर. देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से, सो दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी? जिसका मैग्नीट्यूड है P. सो इट डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ देयर इज वन रेक्टेंगुलर कॉइल. हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल भी कंसीडर कर सकते हैं. ओके, कंसीडर द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल इज PQ. दिस इज द इनिशियल पोजीशन. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके, व्हिच इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज इन द पोजीशन PQ. तो दिस प्लेन ऑफ द कॉइल इज नाउ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. नाउ व्हेन द मैग्नेट, अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर कॉइल इज रोटेटिंग लाइक दैट. कॉइल इज रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, राइट. सपोज PQ is the initial position of the coil, and now after time t, let it is in deflected position, that is P1 Q1. देखिए, let this coil is rotating with constant angular speed, that is omega. Okay, in time t, let it changes its position from PQ to P1 Q1. देखिए यहाँ पर PQ पोजीशन t टाइम के अंदर सपोज इसने इसकी पोजीशन चेंज कर ली while rotating. Now it is in P1 Q1 position. So this is called deflected position. ठीक है. अब deflected position में क्या करना है कि हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं टू द सरफेस ऑफ द कॉइल P1 Q1. ओके, तो ये यहाँ पर नॉर्मल है, so that it makes angle theta with the direction of magnetic field. So what is theta? Theta is the angle between normal drawn to the surface of the coil and the direction of magnetic field. देखिए यहाँ पर ये एंगल थीटा होता है. ओके, तो अब surface of the coil is not perpendicular to the direction of magnetic field. तो magnetic field का नॉर्मल यहाँ पर हम कंपोनेंट ले सकते हैं. तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? देखिए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट? देखिए ये एंगल थीटा है, एडजेसेंट साइड है, मतलब B cos थीटा, ये होगा ना, B cos थीटा. ओके, तो B cos थीटा ये यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट होगा टू द सरफेस इन डिफ्लेक्टेड पोजीशन P1 Q1. तो इन टाइम t यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, इट इज गिवन बाय, देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी. देयरफॉर थीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? ओमेगा टी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. ओके,
तो इस तरह से अगर ये कॉइल यहाँ पर रोटेट होती है स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, whenever there is change in magnetic flux and EMF और corresponding current induced in the coil, यही प्रिंसिपल यहाँ पर है एसी जनरेटर का। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर क्या दिया है, when a coil of wire rotates between two poles of magnet, magnetic flux through it changes continuously। देखिए यहाँ पर कौन सा पोल होगा, n पोल होगा और यहाँ पर s पोल होगा, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस फ्रॉम n पोल टुवर्ड्स द s पोल। तो ये कॉइल यहाँ पर रोटेट हो रही है ना बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट मतलब थ्रू द कॉइल changes continuously with time and EMF is induced in the coil causing current to pass through the coil when the circuit is closed। तो इस तरह से इस कॉइल के अंदर एक करंट और EMF इंड्यूस होता है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, ओमेगा इंटू टी। नो, तो ड्यूरिंग टाइम टी यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जनरल फाई इज इक्वल टू एन ए बी, ये जनरल फॉर्मूला है ना, एन ए बी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मे बी 100, 500, 800 etc. So n is number of turns of the coil. What is a? Area of the coil. अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर सर्कुलर कॉइल है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ओके, तो A स्टैंड फॉर एरिया ऑफ द कॉइल एंड B दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग रोटेशन डिफ्लेक्शन कंडीशन में यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, 90, 180, 270 और फिर से 360 या 0। तो एंगल यहाँ पर 0 to 360 बिकॉज ड्यूरिंग वन रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 to 360। तो अगर कॉइल की पोजीशन डिफ्लेक्टेड पोजीशन कहीं पर भी हो एट एंगल थीटा, तो फिर B की जगह पर क्या लिखना है हमें, B cos थीटा। तो ये B cos थीटा होगा स्टूडेंट। ओके, एन ए बी cos थीटा, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर होगा। नो, एन ए बी cos, अब थीटा की जगह पर हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ओके, एन ए बी cos ओमेगा टी, तो इतना ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा स्टूडेंट। फाई इज इक्वल टू एन ए बी cos omega t। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, व्हेन अ कॉइल ऑफ वायर रोटेट्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस है, ओके, तो सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ and third that is Lenz's law gives the exact direction of induced EMF. So according to, देखिए according to laws of electromagnetic induction, okay, तो induced EMF is given by E is equal to minus d phi by dt। ये ना फॉर्मूला, because minus sign shows that the direction of induced EMF is such as to oppose the change in magnetic flux। तो ये फॉर्मूला Lenz's law, E is equal to minus d phi by dt। ओके, अब देखिए यहाँ पर E is equal to minus d dt of phi। अब phi का मतलब from the equation 1, ओके, n a b cos omega t। इसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए E इज इक्वल टू, अब माइनस एन ए बी कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सब कांस्टेंट है ना, तो वेरिएबल क्या होगा, cos ओमेगा टी। तो इसका हम डेरिवेटिव यहाँ पर ले सकते हैं, d dt ऑफ
cos ओमेगा टी, राइट। अब E इज इक्वल टू माइनस एन ए बी इंटू, अब cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमें लेना है। तो देखिए आपके पास अगर लॉग टेबल है तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, ओके। तो ये होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर cos ओमेगा टी है तो माइनस साइन ओमेगा टी हम लिखेंगे, और उसके साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा होगा, राइट। तो ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सो E इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n, पहले हम यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा एन ए बी साइन ओमेगा टी। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओमेगा हमने पहले लिखा है एन ए बी साइन ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस गिव्स द EMF induced in the coil in terms of angular speed omega, omega n a b sin omega t, okay। now E is equal to, यहाँ पर हम 2 pi f n a b sin omega t इस तरह से भी लिख सकते हैं। let this is equation number 3। now this is in terms of frequency। what is frequency? that is number of rotation of the coil per unit time, okay, because omega is equal to 2 pi f होता है ना, तो f मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह पर हमने 2 पाई f रखा है, ओके स्टूडेंट। तो देखिए 2 पाई f फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, मतलब एंगुलर स्पीड अगर फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ओमेगा एन ए बी या फिर 2 पाई f एन ए बी ये कांस्टेंट टर्म्स है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर कांस्टेंट हम रखेंगे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ EMF। लेट इक्वेशन नंबर 4। तो E0 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, E0 इज इक्वल टू ओमेगा एन ए बी, या फिर ओमेगा की जगह पर 2 पाई f अगर रखते हैं हम, तो 2 पाई f एन ए बी, ओके। सो दिस इज नोन एज मैक्सिमम और पीक वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF होती है, या फिर पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, ओके। देखिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी +1, तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 हो जाती है तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी -E0, मतलब साइन ओमेगा टी के ऊपर E की वैल्यू डिपेंड है स्टूडेंट, बिकॉज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर साइन फंक्शन है ना, तो दैट द वैल्यू ऑफ EMF इज चेंजिंग एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन। देखिए साइन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, तो इट लाइज बिटवीन +1 to -1। साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 कब होगी स्टूडेंट, जब एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 90 इज इक्वल टू +1 होता है ना, और -1 कब होता है, साइन 270, ओके। साइन 270 मतलब 3π/2 एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 होती है, और 0 और 180 डिग्री के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है, ओके। तो दैट द वैल्यू ऑफ EMF डिपेंड्स अपॉन द साइन फंक्शन, सो दिस इज आल्सो नोन एज साइनसॉइडल EMF, ओके। अब ये वैल्यू यहाँ पर है, तो E0 यहाँ पर कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, दैट इज पीक वैल्यू और नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू E0 की वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, EMF जो इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, इट इज द फंक्शन ऑफ साइन, सो दैट EMF is known as sinusoidal EMF. Sinusoidal EMF, because that value of EMF depends upon the sine function. Okay, तो देखिए EMF की वैल्यू साइन फंक्शन पर डिपेंड होती है। E0 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, मैक्सिमम और पीक वैल्यू, तो जैसे एंगल यहाँ पर चेंज होगा साइन की वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब EMF की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होगी स्टूडेंट। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो सकती है, हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर टेबल,
तो टेबल क्या तैयार करना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू, ओके, और यहाँ पर ई की वैल्यू हम लिखेंगे। देखिए ओमेगा टी की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए अगर कॉइल वर्टिकल पोजीशन में तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा, इस तरह से नॉर्मल होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 0। अगर ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है तो फिर ये एंगल बढ़ेगा ना। अब जबकि कॉइल अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो कॉइल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल कितना हो गया सबटेंड, 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर कॉइल यहाँ पर रोटेट होती है स्टूडेंट तो एंगल देखिए 0 to 360 ड्यूरिंग वन रोटेशन। सो पहला एंगल यहाँ पर हम लेंगे 0, ओके। उसके बाद एंगल कितना हो सकता है, देखिए 0 बाद में 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन में, है ना, 90 डिग्री इसका मतलब π/2 रेडियन। उसके बाद 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन। उसके बाद 270 डिग्री बराबर दैट इज 3π/2 रेडियन। और एक कंप्लीट रोटेशन होता है मतलब 360 डिग्री, तो ये हो गया 2π। देखिए इस तरह से, देखिए जब ये कॉइल यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में होगी PQ पोजीशन में तो इसका नॉर्मल इस तरह से होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बीच में एंगल कितना है, 0 है ना। जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल इस पोजीशन में होगी, अब इसका नॉर्मल वर्टिकल डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब ये कॉइल इस तरह से होगी स्टूडेंट, ओके, तो इसका नॉर्मल लेफ्ट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, 180 हो गया ना। जब ये कॉइल फिर से हॉरिजॉन्टल होगी इस तरह से तो इसका नॉर्मल अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल इसके बीच एंगल कितना होगा, 270 होगा। अब जबकि ये कॉइल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 360 एंगल मतलब 2π। तो इस तरह से यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू मैंने लिखी है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। और अगर फिर से यहाँ पर 90 डिग्री π/2 अगर ऐड कर देते हम 2π प्लस π/2 तो ये कितना होगा, 5π/2। तो इस तरह से अगर कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेटिंग है तो ये एंगल चेंजिंग है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, 5π, 11π/2 एक्सेट्रा। कंटिन्यूअसली जब ये कॉइल रोटेटिंग होगी तो एंगल इंक्रीजिंग होगा ना। तो इस तरह से ये एंगल्स ओमेगा टी, ओके। अब करस्पॉन्डिंग ईएमएफ के लिए वैल्यूज रखते हैं, देखिए यही फार्मूला हमें यूज करना है। चलो अब ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे हम। अब π/2 मतलब 90 डिग्री, तो जब ओमेगा टी की वैल्यू हम π/2 या फिर 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 डिग्री या साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो +1 इंटू E0 मतलब ये हो गया +E0, ओके। पाई मतलब 180, तो साइन पाई या साइन 180 की वैल्यू होती है 0 स्टूडेंट, तो ये 0 होगा यहाँ पर, राइट। नो उसके बाद 270 मतलब 3π/2, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है साइन की, -1। अब ये -1 इंटू E0 कितना होगा, -E0, राइट। साइन 360 या साइन 2π के लिए वैल्यू फिर से होती है 0, 5π/2 के लिए +1, फिर +1 इंटू E0 प्लस E0। देखिए इस तरह से अल्टरनेटिव वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी हमें, 0 प्लस E0, 0 माइनस E0, 0 प्लस E0, 0 माइनस E0, 0 प्लस E0, 0 माइनस E0। इस तरह से अल्टरनेटिव वैल्यूज हमें मिलते रहेगी, ओके। तो इस टेबल के आधार पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF। देखिए एक्स एक्सिस पर हम हमेशा ग्राफ ड्रॉ करते वक्त एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल लेते हैं, तो हमेशा हम टाइम मतलब हमेशा हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं एक्स एक्सिस पर, दैट इज अनकंट्रोल्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टाइम। तो यहाँ पर हम ओमेगा टी, है ना, तो ये लेते हैं यहाँ पर। और वाई एक्सिस पर E की वैल्यू लेंगे तो प्लस वाई एक्सिस पर क्या होगी, यहाँ पर लेट E0 वैल्यू, ओके। और यहाँ पर है -E0 वैल्यू, तो ये वाई एक्सिस,
तो y एक्सिस पर हम EMF की वैल्यू लेंगे स्टूडेंट। ओके, तो ऊपर प्लस E0 यहाँ तक और उतने ही नीचे यहाँ पर माइनस E0। चलिए इस आधार पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 है तब E की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ। अब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, देखिए ये एंगल यहाँ पर 0 लेंगे हम, दिस इज पाई बाय 2, ओके, दिस इज पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, देन 5 पाई बाय 2, ओके, बाद में ये 3 पाई एटसेट्रा। तो देखिए 0 एंगल के लिए E की वैल्यू 0 है तो पॉइंट यहाँ पर आएगा ओरिजिन पर। उसके बाद एंगल कितना है, पाई बाय 2, उसके लिए E की वैल्यू कितनी आती है, प्लस E0, तो पाई बाय 2 के लिए प्लस E0 मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा। ओके, यहाँ पर पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एंगल पाई, उसके लिए E की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से अल्टरनेट देखिए। अब 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 के लिए माइनस E0 है तो माइनस मतलब बिलो द एक्सिस, देखिए यहाँ पर आएगा ये पॉइंट माइनस E0। ओके, 2 पाई के लिए फिर से 0 है, 5 पाई बाय 2 के लिए प्लस E0 है मतलब यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ओके, उसके बाद कहाँ पर आएगा, 3 पाई के लिए 0 आएगा इस तरह से। ओके, तो ये ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे, देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया हमारे पास। तो EMF की वैल्यू कैसे बदलती है, कैसे वेरी है, देखिए जब ये एंगल 0 होगा तो 0 होगी। ओके, तो कॉइल का रोटेशन अगर 90 डिग्री से होता है तो EMF मैक्सिमम उसके अंदर इंड्यूस होगा। जब वो 180 डिग्री से रोटेट होगा तो फिर से EMF की वैल्यू कम हो जाती है और 0 बन जाएगी। ओके, 270 डिग्री तक उसकी वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होगी, माइनस E0 तक, फिर से 0 या कंप्लीट रोटेशन होने तक उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये वन कंप्लीट साइकिल है ना, देखिए जैसे यहाँ पर 0, 90, 180, 270, 360, तो वैसे यहाँ पर देखिए 0, 90, 180, 270, 360, तो ये कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द कॉइल हो गया और यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिस साइकिल इज नोन एज प्लस हाफ साइकिल एंड दिस हाफ साइकिल इज नोन एज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, हाफ प्लस हाफ टोटल कंप्लीट साइकिल हो जाती है। तो देखिए इस दौरान E की वैल्यू फिक्स है क्या, इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग बिकम्स मैक्सिमम, डिक्रीजिंग बिकम्स 0, अगेन डिक्रीजिंग बिकम्स मिनिमम दैट इज माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, इस तरह से। तो EMF की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंजिंग है और पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अल्टरनेटिंग है ना, मतलब EMF की वैल्यू यहाँ पर अल्टरनेटिंग चेंजिंग है। सो दिस EMF इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिंग EMF. Okay, the EMF produced in the coil is alternating EMF. Why it is called alternating EMF? Why? Because the value of EMF is continuously changing. देखिए तो यहाँ पर पॉजिटिव देन नेगेटिव, वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग बिकम 0, नेगेटिव इंक्रीजिंग बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव डिक्रीजिंग बिकम 0। ओके, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है। और अल्टरनेटली चेंजिंग मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से ये अल्टरनेटिंग EMF है। एंड करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो भी कैसे होगा, यहाँ पर अल्टरनेटिंग होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज AC। AC का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये ऐसा जनरेटर है जिसमें अल्टरनेटिंग EMF मतलब करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। सो दिस इज थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, दैट इज AC जनरेटर। और यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग EMF, ओके, तो ये अल्टरनेटिंग EMF के लिए इक्वेशन होगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो E की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंजिंग है,
बिकॉज यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, साइन। E0 तो कांस्टेंट है ना, E0 इज इक्वल टू ओमेगा एन ए बी या फिर 2 पाई ऑफ एन ए बी, ओके, दैट इज नोन एज मैक्सिमम और पीक वैल्यू। तो E0 के आगे यहाँ पर वैल्यू नहीं जाएगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल E0 की वैल्यू है यहाँ पर +8 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या होगी -8 वोल्ट। तो ये दोनों तरफ मैक्सिमम है, इसके बीच ही इसकी वैल्यू ऐसी वेरिंग रहेगी। और वो भी कैसे, प्लस माइनस कंटिन्यूअसली चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करस्पॉन्डिंग करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने एसी जनरेटर और एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, सिंबल ऑफ एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स, देखिए दो तरह के सोर्स होते हैं, एसी सोर्स और डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स मतलब क्या होता है, डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, तो उसमें वैल्यू करंट की वेरिंग नहीं होती है, चेंजिंग नहीं होती है, तो कांस्टेंट होती है। जैसे देखिए इससे पहले हमने एक दो सर्किट डायग्राम देखे थे जिसमें हमने ये सिंबल यूज किया था ना, प्लस माइनस, तो ये सेल का सिंबल है, देखिए सेल का सिंबल जो पेंसिल सेल होता है ना, तो ईएमएफ कितना होता है यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट अगर एक सेल है तो। सो दिस इज सिंबल ऑफ डायरेक्ट सोर्स, मतलब डीसी सोर्स, दिस इज डीसी सोर्स, ओके। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक सोर्स, डीसी सोर्स के जगह या फिर सेल के जगह जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर तो डायरेक्ट करंट नहीं है ना, करंट कांस्टेंट नहीं होता है, करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग और वो भी अल्टरनेटिंग होते हैं, प्लस माइनस। तो अगर हम किसी सर्किट डायग्राम के अंदर जनरेटर कनेक्ट कर देते फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट सोर्स इज नोन एज एसी सोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, एसी सोर्स कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो डीसी सोर्स अगर होता है तो ये सिंबल है सेल का। अल्टरनेटिंग करंट के लिए सिंबल क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके, दो वायर्स, और इसके बीच यहाँ पर ऐसे सिंबल निकालना है। सो दिस इज सिंबल ऑफ एसी सोर्स, तो ये एसी सोर्स का सिंबल है स्टूडेंट, एसी सोर्स, ओके। तो सिंबल ड्रॉ करते समय देखिए सर्कल के अंदर, तो पहला हाफ यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होता है हमेशा, और सेकंड हाफ फिर नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हो गया एसी सोर्स का सिंबल। कभी भी यहाँ पर अगर आप एसी सोर्स का सिंबल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। तो पहला जो हाफ सर्कल होगा स्टूडेंट, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। इसी तरह से एसी सोर्स का सिंबल हम ड्रॉ करेंगे, ओके। डीसी सोर्स का सिंबल ये इस तरह से होता है और एसी सोर्स का सिंबल ये ऐसे होता है, ओके, ठीक।